हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में प्रीवियस लेक्चर तक हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी अलग अलग मेथड्स होती हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं, और फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, उसका कंसेप्ट क्या है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट होता क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फाइन। और डिस्पर्शन क्या होता है? फैलना, ठीक है, स्कैटर्ड, के आपका जो डेटा है, इंडिविजुअल वेरिएबल है, वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है। और जितना ज्यादा वेरिएशन, डिस्पर्शन हाई होगा उतनी कम कंसिस्टेंसी होगी, और जितना कम वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा कंसिस्टेंट आपका डेटा एक्चुअली होगा। फाइन। अब इस डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, कहीं से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फाइन। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ी थी दैट वाज रेंज। हमने रेंज पढ़ी थी, फिर सेकंड हमने पढ़ी क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन वाज द मीन डेविएशन, एंड फोर्थ वन व्हिच वी आर नाउ डिस्कसिंग दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। अब हमने जैसे जैसे मेथड्स को पढ़ा, हर मेथड जो थी वो प्रीवियस मेथड के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करती थी। जैसे हमने रेंज पढ़ा, अब रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। ये हमारा रेंज का फंडा था। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पूरा डेटा कितनी वैल्यूज के अंदर स्कैटर्ड है, कितनी वैल्यूज के अंदर फैला हुआ है, इसकी रेंज एक्चुअली क्या है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि कभी कभी रेंज जो होता है वो एक मिसलीडिंग सा रिजल्ट देता है। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि मान लीजिए अगर एक क्लास के अंदर मार्क्स की हम बात करें तो एक स्टूडेंट के मान लीजिए 3 मार्क्स हैं, फिर 48 मार्क्स हैं, 52 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 65 है, 59 है, 67 है, 68 है, 49 है, 52 है, और एक बच्चे के 97 मार्क्स हैं। फाइन। अब आप देखें, इसमें अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करने जाऊं तो 97 इज द लार्जेस्ट आइटम, 3 इज द स्मॉलेस्ट आइटम, तो 97 माइनस 3 इज व्हाट? 94। 94 मार्क्स की रेंज में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कवर है। लेकिन ये अपने आप में एक मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए, मेजॉरिटी अगर आप डेटा पे कंसंट्रेट करें, ये देखिए, ये डेटा जो है ये सब 55-60 के आसपास ही चल रहा है, 50-55, ठीक है। 48, 52, 68, 67 सब उसी के आसपास। मींस मेजॉरिटी स्टूडेंट जो थे वो एवरेज मार्किंग वाले थे। एक स्टूडेंट टॉपर था जिसके बहुत हाई मार्क्स है, और एक स्टूडेंट जो था वो फेलियर था जिसके बहुत ही कम मार्क्स है, और उन दोनों की वजह से हमने एक रेंज डिसाइड कर दी, जबकि ये रेंज इस स्पेसिफिक सीरीज को आइडियली रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो ही वेरिएबल्स की बेस, दो वेरिएबल बिल्कुल अलग जा रहे थे, उसकी बेसिस पर हमने रेंज डिटरमिन कर दी, तो ये अपने आप में सही रिजल्ट नहीं देता। तो ये बोला गया कि भाई रेंज अपने आप में सही रिजल्ट नहीं देता, तो उसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन फिर हमने अप्लाई की, और ये इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया कि जो मेजॉरिटी डेटा होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही होता है, और सेंट्रल टेंडेंसी नियर अबाउट 50% वैल्यू, मतलब जो डेटा होगा वो इसी के आसपास की रेंज में घूमेगा, मींस बिटवीन 25% टू 75% वैल्यू। मेजॉरिटी डेटा जो होगा वो इस सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही स्कैटर्ड होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं, बिटवीन 25 टू 75%। तो बोला एल और एस को हटा दो, 25% और 75% वैल्यू निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, तो आपका क्वार्टाइल ये होता है हमारा Q3, एंड दिस वन इज व्हाट? Q1। तो बोला क्वार्टाइल्स कैलकुलेट, 75% वैल्यू Q3 से आती है, 25% वैल्यू Q1 से आती है, तो बोले Q1 Q3 कैलकुलेट कर ले, उनके डेविएशंस निकाल ले, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो एटलीस्ट इस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से ज्यादा बेटर ये कंपैरेटिवली होगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन ने इसके ड्रॉबैक्स को दूर किया, लेकिन दोनों में एक ड्रॉबैक था जो मीन डेविएशन से दूर हुआ। वो ये बोला गया कि सर, अभी आपने डिस्पर्शन के बारे में बोला कि डिस्पर्शन एक्चुअली ये शो करता है कि आपकी सीरीज का हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल
आपके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। तो आप यहाँ पर एक एक वेरिएबल तो कवर कर ही नहीं रहे, यहाँ पे लार्जेस्ट आइटम स्मॉलेस्ट आइटम लिया, यहाँ पर Q3 Q1 ले लिया, 75% 25% वैल्यू, इंडिविजुअल वेरिएबल्स के तो वेटेज ही खत्म कर दिया। तो उस वेटेज को कंसीडर किया मीन डेविएशन ने। ठीक है, मीन डेविएशन ने क्या किया, एक एक वेरिएबल को, इवन एवरी सिंगल वेरिएबल, हर सिंगल वेरिएबल को इसने कवर किया और हर सिंगल वेरिएबल से उसने डेविएशंस कैलकुलेट करके बताया कि भाई कितना स्कैटर्ड। पहली बात, पहला फायदा यह कि इसने क्या किया, हर सिंगल वेरिएबल को कवर किया। दूसरा, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से कैलकुलेट हो जाता है, मीन का भी डेविएशन निकाल लेता है, मीडियन का भी निकाल लेता है और मोड का भी कैलकुलेट कर लेता है। फाइन, चलिए ये बढ़िया है। इसमें भी अब एक बड़ा ड्रॉबैक था, अगर आपको याद हो तो देखिए, इसका ड्रॉबैक था इसके कैलकुलेशन में। मैंने आपको बताया था कि ये हम वेरिएशंस कैलकुलेट कर रहे हैं और वेरिएशन कैलकुलेट करते हुए कोई भी वेरिएशन नेगेटिव नहीं होता। तो वेरिएशन देख रहे हैं ना कि डेटा कितना वैरी होता है, उसमें वोलेटिलिटी कितनी है, तो कोई भी वेरिएशन नेगेटिव नहीं होता। और लेकिन जब हम डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल मीन से, तो कुछ एक्चुअल मीन से या मीडियन से या मोड से, तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ जाती हैं। अब जब नेगेटिव आ जाती है तो हो सकता है कि नेगेटिव का वेटेज पॉजिटिव से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे हमने dx बार कैलकुलेट किया था तो नेगेटिव का वेटेज पॉजिटिव से ज्यादा हो गया, तो आंसर तो क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। और वेरिएशन कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो डिस्पर्शन का कोई भी मेथड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या किया था इस मीन डेविएशन में, जैसे हमारा x है और हमने इसका x बार कैलकुलेट किया, तो हम क्या करते थे, dx बार कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला ऑफ विच इज x माइनस x बार। जब हम ये dx x माइनस x बार कैलकुलेट करते तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज नेगेटिव आती है, -4 -3। अब हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर मॉड्यूलस लगा देते हैं और -4 को +4 बना देते हैं, -3 को +3 बना देते हैं। ठीक है, अब ये हमने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए तो ये कर लिया, लेकिन क्या ये अपने आप में प्रैक्टिकल अप्रोच है? ये तो क्या कर रहा है, पूरे क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड से ही डेविएट कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी इम्प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट है कि भाई आपने -4 को +4 बना दिया, तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 के डिफरेंसेस आ गए, -4 से +4 बना। लेकिन हमें क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या किया, उसको -4 को +4 बनाने में उसको मॉड्यूलस उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन इससे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पूरा का पूरा चला जाता है और अपने आप में एक प्रैक्टिकल मेथड थी। तो अब क्या किया जाए, तो देखिए, अच्छा आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी वैल्यूज क्या होंगी, माइनस में तो आएंगी, लेकिन माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स में दो कंसेप्ट होते हैं। या तो क्या करो, आप मॉड्यूलस लगाओ जो अपने आप में क्या इम्प्रैक्टिकल सा है, या फिर आप क्या करें, उनके स्क्वायर्स कर ले वैल्यू का। जैसे -4 का स्क्वायर होगा 16, -3 का स्क्वायर होगा 9। तो अब जब आप किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू अपने आप में माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपकी एक प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व हो गई। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर अगर आपने यहां पर माइनस से प्लस में कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड से चला गया, यहां पर भी तो माइनस से प्लस करने में क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड से जा रहा है, स्क्वायर्स हो गए वैल्यूज के, ऑफ कोर्स हो गए। लेकिन ये इतनी प्रैक्टिकल मेथड है कि ये फॉर्मूला जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो ये उस स्क्वायर्स को क्या कर देती है, वापस उसका अंडर रूट निकाल करके अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे लेकर आ जाते हैं। देखिए, माइनस को कॉम्पनसेट करना है तो प्लस बनेगा, प्लस को करना है तो माइनस बनेगा, डिवीजन को करना है तो मल्टीप्लीकेशन बनेगा, ऐसे ही स्क्वायर्स को करना है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो ये कंसेप्ट कार्ल पियर्सन ने दिया था, और कार्ल पियर्सन ने इसका बहुत ध्यान रखा कि भाई अगर हम माइनस से प्लस में किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको अपने स्टैंडर्ड से भी डेविएट नहीं करना है। मींस जब 416 बन जाएगा तो हम 16 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको जब फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने से वो क्वेश्चन वापस अपने एक्चुअल स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड होती है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली वेरिएशंस को कैलकुलेट करने का, वोलेटिलिटी को और डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने की जो मेथड सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल है, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ही सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शेयर मार्केट में शेयर्स की वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, शेयर्स का रिस्क जो कैलकुलेट करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो भी आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर के अंदर अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, तो वो सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कैलकुलेट होता है। उसमें मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज अप्लाई नहीं होती।
फाइन, जैसे कोई भी शेयर है तो उसके अंदर दो चीजें कोई भी इन्वेस्टर देखता है, एक उसका रिटर्न देखता है और एक उसका रिस्क देखता है। जो रिटर्न है ये कैलकुलेट होता है किससे, एवरेज से, और रिस्क जो कैलकुलेट होता है ये कैलकुलेट होता है थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और जिसको हम मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। स्टॉक कितना वोलेटाइल है, कितना वोलेटाइल है का मीनिंग है कितना अप एंड डाउन उसके अंदर। हाई वोलेटाइल शेयर जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। हाई रिटर्न तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन अगर उसके अंदर वोलेटिलिटी भी अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी अपने आप में क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की अल्टीमेटली होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की डायरेक्ट मेथड के, डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा और उसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा और उसकी अल्टीमेटली अप्रोच क्या होगी। इसकी मेथड एक तो एक लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट मेथड कवर करेंगे, फिर शॉर्टकट डेविएशन मेथड कंसीडरिंग एक्चुअल मीन, शॉर्टकट मेथड कंसीडरिंग एज्यूम मीन, और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड पे डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।